गांधी एंड अनार्की ये वो किताब है जो शायद इसके लेखक के जीवन का सबसे चर्चित अध्याय कहा जा सकता है। लंदन में किंग्स बेंच की एक अदालत में एक ब्रिटिश जज और ज्यूरी के समक्ष लेखक पर मुकदमा चलाया गया, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत पर किए जा रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने लाया गया। लेखक ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, आई बिलीव दैट 12 डिफरेंट इंग्लिश शॉपकीपर्स वुड हार्डली गिव हिम अ डिफरेंट वर्डिक्ट। जज ने उस लेखक को दो ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, माफी मांगो या फिर 7,500 पाउंड की रकम भरो। और लेखक ने दूसरे विकल्प यानी 7,500 पाउंड की रकम देना बेहतर समझा कि एडविन मॉन्टेग्यू जो भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे, उन्हें जलियांवाला बाग और पंजाब की भयावहता का कोई अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पूरी कहानी ही नहीं बताई गई थी। भारत सरकार ने केवल डिप्टी कमिश्नर इरविन की शुरुआती रिपोर्ट ही उन्हें भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि यही कुछ 200 लोग ही हताहत हुए हैं। मेरे विचार से डायर का निर्णय और स्वभाव इतना अविश्वसनीय साबित हुआ है कि मेरी अब ये राय बन गई है कि मुझे लगता है डायर कमान संभालने के बिल्कुल योग्य नहीं है। ये सिर्फ एक कटाक्ष नहीं था, बल्कि वायसराय के गोरे गाल पर एक हिंदुस्तानी का जोरदार और करारा थप्पड़ था, जिससे वायसराय लॉज में एक सन्नाटा पसर गया। मजे की बात यह थी कि इस कानून के प्रावधानों को देशवासियों ने जैसे ही पढ़ा और समझा, वैसे ही इस कानून का वास्तविक व सबसे प्रचलित नाम भी दे डाला। नाम था काला कानून। अंग्रेजों को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन करते इस घटना ने मानो भयभीत कर दिया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम विभाजन का जो जतन उन्होंने कर रखा था, वो पूरी तरीके से विफल होता दिख रहा था। तब उसने द क्रॉलिंग ऑर्डर जारी कर दिया। इस ऑर्डर के अंतर्गत डायर ने आदेश दिया कि जिस सड़क पर वो महिला रहती है, वहां से गुजरने वाले भारतीयों को अपने घुटने पर घिसटते हुए जाना होगा। न जाने किस अहम में खोए उस क्रूर और निर्दयी डायर ने बेखबर जनता पर लगभग 1650 राउंड की फायरिंग का आदेश दे दिया। जिस बंदूक का इस्तेमाल गोरखा और बलोच सैनिकों ने किया था, वो थी .303 मार्क 6 एमिनिशन। ब्रिटिश सरकार ने अपनी आधिकारिक जांच में बताया कि फायरिंग में कुल 389 लोग मारे गए और कुल 1100 लोगों के घायल होने की बात कही गई। मैंने उसे मारा, ये बदला था जलियांवाला बाग का। मेरे दिल में इसकी आग सालों से जल रही थी और यह दर्द भी सालों से था। अदालत में उन्होंने गर्व से स्वीकार किया कि उन्होंने यह हत्या जानबूझकर की, क्योंकि वह माइकल ओ ड्वायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी मानते थे। गांधी एंड अनार्की ये वो किताब है जो शायद इसके लेखक के जीवन का सबसे चर्चित अध्याय कहा जा सकता है। इसी किताब में जलियांवाला बाग में माइकल ओ ड्वायर की भूमिका उजागर करने के लिए ओ ड्वायर से माफी मांगने से इनकार करने के कारण इस किताब के लेखक पर मानहानि का मुकदमा दायर कर उन्हें अदालत में घसीटा गया। लंदन में किंग्स बेंच की एक अदालत में एक ब्रिटिश जज और ज्यूरी के समक्ष लेखक पर मुकदमा चलाया गया, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा भारत पर किए जा रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने लाया गया। यह मुकदमा 5 सप्ताह तक चला और शायद ये उस वक्त उस कोर्ट में चलने वाला सबसे लंबा मुकदमा था। अदालत में सभी अंग्रेज पैनल के पक्षपात के कारण फैसला ओ ड्वायर और जनरल डायर के पक्ष में हुआ। 12 में से 1 को छोड़कर सभी सदस्यों ने लेखक के खिलाफ मतदान किया। हालांकि फैसला सर्वसम्मति का ना होने के कारण अदालत ने लेखक को एक नया मुकदमा करने का विकल्प दिया, लेकिन लेखक ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा, आई बिलीव दैट 12 different English shopkeepers would hardly give him a different verdict, sir. इसे सुनने के बाद कोर्ट रूम में एक पल के लिए जैसे सन्नाटा पसर गया। बाद में जज ने उस लेखक को दो ऑप्शंस में से किसी एक को चुनने के लिए कहा, माफी मांगो या फिर 7,500 पाउंड की रकम भरो। और लेखक ने दूसरे विकल्प यानी 7,500 पाउंड की रकम देना बेहतर समझा। नमस्कार, मेरा नाम है विरत दुबे और आप सुन रहे हैं दास्तान जलियांवाला बाग नरसंहार के ट्रायल की। दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जिस अदालती कार्यवाही में ओ ड्वायर के मानहानि के मुकदमे में आपने प्रतिपक्ष के रूप में बार बार गांधी एंड अनार्की के जिस लेखक का जिक्र सुना, वो लेखक कोई और नहीं बल्कि 20वीं सदी की शुरुआत में एक वेल नोन पब्लिक फिगर थे,
उनका नाम था सर चेट्टूर शंकरन नायर। 1870 के दशक में अंत में उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की और मद्रास उच्च न्यायालय से अपना करियर शुरू किया। 1890 में मद्रास विधानसभा के सदस्य नियुक्त हुए। 1897 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त हुए और 1907 में वो मद्रास सरकार के महाधिवक्ता नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने और इसी साल मद्रास हाईकोर्ट में न्यायाधीश भी बने। साल 1912 में उन्हें ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। इसके बाद महज 2 साल यानी कि 1914 में वायसराय लॉर्ड हर्डिंग ने उन्हें वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, जो कि उस समय ब्रिटिश भारत की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी और नायर उस परिषद के एकमात्र भारतीय सदस्य थे। एक ऐसे समय में जब वे एक ऐसे पद पर थे जिसे भारतीय चाहते थे और जिसे पास रखना असंभव माना जाता था, उन्होंने 1919 के सुधार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने प्रांत में द्वैत शासन लागू करके भारतीयों की भागीदारी का विस्तार किया। इसके तहत निर्वाचित मंत्री स्वास्थ्य और स्थानीय स्वशासन जैसे विषयों के लिए जिम्मेदार थे। इसी बीच इसी वर्ष पंजाब में जलियांवाला बाग में जघन्य नरसंहार हुआ। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस समय पंजाब के प्रेस की स्वतंत्रता पर इस कदर अंकुश लगाया गया था कि राजनीतिक सत्ता के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद नायर को अमृतसर की घटनाओं के बारे में पता तक नहीं चला। घटनाओं की रिपोर्टिंग से लेकर हताहतों की संख्या तक कई तथ्यों और आंकड़ों को अंग्रेजों ने इस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया कि आम जनता को इसकी गंभीरता का पता ही नहीं चला। अब उस समय आज के समय के तरह इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो सरकार ने प्रेस सैंक्शंस के द्वारा मामले को बड़ी खबर होने ही नहीं दिया। खैर, मैंने आपको जो बात बताई उसकी सच्चाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एडविन मॉन्टेग्यू, जो भारत के तत्कालीन राज्य सचिव थे, उन्हें जलियांवाला बाग और पंजाब की भयावहता का कोई अंदाजा ही नहीं था, क्योंकि उन्हें पूरी कहानी ही नहीं बताई गई थी। भारत सरकार ने केवल डिप्टी कमिश्नर इरविन की शुरुआती रिपोर्ट ही उन्हें भेजी थी, जिसमें बताया गया था कि यही कुछ 200 लोग ही हताहत हुए हैं। चेम्सफोर्ड, जो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था, उसने यहां तक कहा, द इफेक्ट वॉज सैल्यूटरी, यानी इस एक्शन का प्रभाव अच्छा रहा। बाद में जब कुछ अखबारों के माध्यम से मॉन्टेग्यू को रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हुई, तो उन्होंने वायसराय चेम्सफोर्ड से अमृतसर में गोलाबारी, मार्शल लॉ लागू करने और इसे लागू करने के तरीके के बारे में और अधिक जानकारी मांगी। 21 मई सन 1919 को मॉन्टेग्यू को चेम्सफोर्ड ने टेलीग्राम भेजा, जिसमें दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, अहमदाबाद और कलकत्ता यानी आज का कोलकाता, इन सभी शहरों में हताहतों की संख्या का अनुमान था, जिसमें बताया गया कि लगभग 6 से 9 यूरोपीय और लगभग 400 भारतीय मारे गए थे। बाद में 7 मई 1719 की चेम्सफोर्ड की एक डिटेल रिपोर्ट मॉन्टेग्यू को 8 जून सन 1919 को मिली। इस रिपोर्ट में मार्शल लॉ और क्राउलिंग ऑर्डर जैसी जानकारी मॉन्टेग्यू को परेशान कर देती है। उन्होंने तुरंत एक टेलीग्राफ के माध्यम से वायसराय से कहा, मेरे विचार से डायर का निर्णय और स्वभाव इतना अविश्वसनीय साबित हुआ है कि मेरी अब यह राय बन गई है कि मुझे लगता है डायर कमान संभालने के बिल्कुल योग्य नहीं है। मैं उसे बहुत अवांछनीय मानता हूं। मुझे नहीं लगता कि उसे भारतीय सेना में बने रहने देना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको उसकी कमान से उसे मुक्त कर देना चाहिए और इंग्लैंड वापस भेज देना चाहिए। अब ये तो भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू के विचार थे ना। धूर्तता तो आपको वायसराय चेम्सफोर्ड के उस उत्तर में दिखाई देगी जो उसने भारत सचिव के उन विचारों पर दिए। वायसराय भारत सचिव को टेलीग्राफ लिखा, जिसमें उसने कहा, मुझे डायर के बारे में आपका टेलीग्राम पाकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन परिस्थितियों में यह सब हुआ वह स्वाभाविक था। उसने तो बहुत समझदारी से मार्शल लॉ लागू किया, जो उस समय साम्राज्य को बचाने के लिए बेहद जरूरी था। खैर, आइए अपनी कहानी में शंकरन नायर को एक बार फिर से वापस लाते हैं। जिस समय ये टेलीग्राफ चल रहा था, उसी समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जून 8 को प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में एक प्रस्ताव पारित कर अंग्रेजों की कार्यवाही की जांच की और मांग की कि शंकरन नायर से अनुरोध किया जाए कि वे लंदन जाकर इसकी पैरवी करें। उधर नायर इन सब घटनाओं से लगातार असहज और निराश होते जा रहे थे।
खासकर जब उन्हें पता चला कि चैम्सफोर्ड ने वास्तव में पंजाब की कार्रवाइयों को मंजूरी दी थी। इन सब से नायर काफी ज्यादा शॉक्ड थे। इसके कारण अंततः नायर ने 23 जुलाई को कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। इसके तुरंत बाद वायसराय ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया। नायर की मुलाकात वायसराय के अध्ययन कक्ष में हुई। कमरे में वायसराय एक सीधी बैक वाली लेकिन अलंकृत मैरून मखमली असबाब वाली कुर्सी से उठे, जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का एक भव्य प्रतीक उभरा हुआ था, और उन्होंने अपने सामने ठीक उसी प्रकार की सजावट वाली एक और कुर्सी पर नायर को बैठने का इशारा किया। दोनों कुर्सी पर बैठ गए। वायसराय ने नायर के इस्तीफे पर खेद व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या सर नायर किसी को उत्तराधिकारी के रूप में सुझा सकते हैं? नायर मौके की नजाकत को समझते हुए खुद को एक कटाक्ष करने से रोक नहीं पाए और वायसराय की ओर देखते हुए एक गंभीर स्वर में बोलते हुए उन्होंने कहा, हाँ। और उसी समय पगड़ीधारी और लाल सुनहरी वाली वर्दी पहने चपरासी की ओर इशारा कर दिया। वायसराय अपनी कुर्सी से लगभग उछलता हुआ बोला, क्या मजाक है सर नायर? नायर ने तब जवाब दिया, क्यों नहीं, आखिर वो लंबा है, सुंदर है और वह ब्रिटिश पोशाक भी अच्छी तरीके से पहनता है, और सबसे खास बात मिस्टर वायसराय, आप जो भी कहेंगे वो हां ही कहेगा। यह सिर्फ एक कटाक्ष नहीं था, बल्कि वायसराय के गोरे गाल पर एक हिंदुस्तानी का जोरदार और करारा थप्पड़ था, जिससे वायसराय लॉज में एक सन्नाटा पसर गया। इसके बाद नायर के इस्तीफे का प्रभाव यह हुआ कि पंजाब में प्रेस सेंसरशिप 3 दिन में ही हटा ली गई। चौथे रोज ओडवायर ने घोषणा की कि मार्शल लॉ जल्द ही समाप्त हो जाएगा, और महज एक पखवाड़े के भीतर ही वो समाप्त भी हो गया। नायर के इस्तीफे के बाद मॉन्टेग्यू ने अब चैम्सफोर्ड से पंजाब पर हुई गड़बड़ियों की जांच करने के लिए कहा, जिस पर वायसराय ने बेमन से सहमत जताई और अक्टूबर 1919 में हंटर कमेटी की स्थापना की गई, जिसकी अध्यक्षता स्कॉटलैंड कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर लॉर्ड विलियम हंटर ने की थी, जिसमें जस्टिस सर जॉर्ज रैंकिंग, W.E. राइस, सर जॉर्ज बैरो और सर थॉमस स्मिथ, ये 4 ब्रिटिश, और चिमन लाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 भारतीय सदस्य शामिल थे। वैसे केसरी 2 का ट्रेलर आपने शायद देख ही लिया होगा, और देखकर ही लगभग आप सभी लोगों को इसकी मेन स्ट्रीम लाइन का अंदाजा भी हो गया होगा, जिसमें जलियांवाला बाग की घटना से लेकर शंकरन नायर पर दायर किए गए मुकदमे का जिक्र किया गया है। हालांकि यह मुकदमा सीधे तौर पर जलियांवाला बाग से संबंधित नहीं था, बल्कि यह तो मानहानि का मुकदमा था। फिर भी इस मुकदमे ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलियांवाला बाग की दर्द भरी कहानी को उजागर किया था। बहरहाल आइए हम आज इसी मौके पर एक गहन चर्चा करते हैं और कोशिश करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड व उससे जुड़े सभी पहलुओं को छूने की। देखिए, अब हम अपनी इस बात को उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर हम ये देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और ब्रिटिश सरकार ने अपना पूरा ध्यान अब फिर से भारत पर केंद्रित करना शुरू कर दिया है। वैसे सिखों का प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा योगदान था। ऐसा माना जाता है कि भारत में तब लगभग 10 लाख सिख सैनिक भारत की ओर से विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। विश्व युद्ध से पहले ही 1913 में माइकल ओडवायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया था। 1913 से 1919 तक वह इस पद पर बना रहा और जलियांवाला बाग हत्याकांड के दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को वही पंजाब का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी था। माइकल ओडवायर एक रूढ़िवादी कट्टरपंथी किस्म का व्यक्ति था। वो शहरी समाज के लोगों को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसका मानना था कि उन्हें प्रशासनिक कार्यों से बाहर रखा जाना चाहिए। खैर, वर्ष 1919 में वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाने के बाद जब 1915 में पारित डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट समाप्त होने वाला था, यह एक्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया था, जो एक प्रकार का क्रूर और दमनकारी कानून था, जिसके अंतर्गत प्रावधान था कि शांति काल में भी सरकार की दमनकारी नीतियां कैसे लागू रखी जा सकती हैं। इसी एक्ट के विकल्प में ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट पास करने का निर्णय लिया। ब्रिटिश सरकार ने 1918 में ही एक ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया। अब एक बात तो आपको भी पता ही होगी कि सरकार के द्वारा गठित समितियों की सिफारिश, रिसर्च और संशोधन प्रस्ताव आदि में ट्रू इन्वेस्टिगेशन का क्या स्तर होता है।
लेकिन इसकी रिपोर्ट्स, इसके रिकमेंडेशंस, अमेंडमेंट आदि में सरकार का कितना बड़ा हस्तक्षेप या प्रभाव है, यह हमें जरूर पता चल जाता है। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति में भी ऐसा ही हुआ। समिति ने अंततः ब्रिटिश सरकार और उसकी आताताई नीतियों के समकक्ष ही दमनकारी अनुशंसाएं प्रस्तुत कर दी। उसने अपने दमनकारी विधेयकों को संसद में पास करने का सुझाव दिया। अब क्या था, इन प्रस्तावों को विधेयक का रूप देकर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि ऐसे उछलने लगे मानो किसी आतंकवादी के हाथ में सबसे विध्वंसकारी बम आ गया हो। खुशी इतनी कि बस उसे भारत पर फेंक देने भर का एक देरी का इंतजार हो रहा हो। यदि एक ही वाक्य में कहें तो जैसे ब्रिटिश सरकार ने ही सिडनी रॉलेट के कानों में फूंक दिया हो कि कर दो एक विनाशकारी कानून की अनुशंसा। खैर, जो कानून रॉलेट एक्ट के नाम से प्रचलित हुआ वो 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश संसद में पारित हो गया। इस विधेयक का नाम था एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। मजे की बात यह थी कि इस कानून के प्रावधानों को देशवासियों ने जैसे ही पढ़ा और समझा, वैसे ही इस कानून का वास्तविक व सबसे प्रचलित नाम भी दे डाला। नाम था काला कानून। काला कानून इसलिए भी कि कानून के अनुसार लोगों को किसी भी प्रकार की गतिविधि को सरकारी प्रशासन बिना कारण बताए रोक सकती थी। उससे भी बड़ी बात यह कि उस अमुक कार्य के कारण गिरफ्तारी भी की जा सकती थी, भले ही दंड संहिता में उस कार्य विशेष के संदर्भ में कोई दांडिक प्रावधान हो या ना हो, वो भी वारंट के बिना और पूर्व सूचना के भी बिना। दूसरी बात यह थी कि किसी भी व्यक्ति पर कभी भी मुकदमा चलाया जा सकता था और इस मुकदमे में व्यक्ति अपनी पैरवी के लिए किसी भी वकील को नियुक्त तक नहीं कर सकता था। और तीसरा सबसे डरावना प्रावधान यह था कि अब पुलिस प्रशासन किसी भी व्यक्ति को 2 वर्षों तक बिना किसी ट्रायल के जेल में रख सकती थी। ऊपर से तोहमत यह लाद दी गई थी कि बाद में इसके विरुद्ध कोई भी अपील कहीं किसी अदालत में नहीं की जा सकती थी। अब तक आपको यह भी स्पष्ट हो गया होगा कि क्यों इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं। वैसे हम बहुत पीछे के इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इसकी पृष्ठभूमि के संदर्भ में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देश में राजनीतिक हालत ऐसे हो चले थे कि ब्रिटिश सरकार को आगे के शासन प्रशासन के स्वरूप की कल्पना ही नहीं थी। जनता में व्यापक स्तर पर रोष ही था। साथ ही अंग्रेजों के गाल पर पड़ा 1857 की क्रांति का तमाचा 6 दशक बाद भी उनके कानों को सन्न कर देने में सक्षम था। एक बड़ा तथ्य यह भी था कि कोई भी आताताई शक्ति जब सबसे ज्यादा भयभीत होती है तब वह रॉलेट एक्ट जैसे अंतिम हथियारों का ही प्रयोग करती है। अब ब्रिटिश सरकार ने भी अंततः अपना रुख स्पष्ट कर दिया था। इसकी परिणति संपूर्ण भारत की नागरिक स्वतंत्रता यानी सिविल लिबर्टी को समाप्त कर देने के रूप में हुई। आपको समझना चाहिए कि इस कानून को ले आने का मूल प्राथमिक उद्देश्य यह नहीं था कि सरकार जनता को नियंत्रित करना चाहती थी। यह तो उसका द्वितीयक मंतव्य था। दरअसल अंग्रेज राजनीतिक रूप से सक्रिय बड़ी हस्तियों पर नकेल कसना चाहते थे ताकि उनकी सत्ता पर आंच ना आने पाए। उनसे कोई सवाल में उनसे कोई कुछ ना पूछे, उनकी गलतियों को, उनके अपराधों को कोई उजागर ना करे। चलिए अब समझते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की पृष्ठभूमि के मूल में क्या राज छिपे थे। जलियांवाला बाग भूमि का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य से पहली बार 13 अप्रैल 1919 को नहीं किया गया था, बल्कि 23 मार्च 1919 को किया गया था, जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सतपाल आदि की उपस्थिति में स्वामी सत्यदेव ने एक छोटी सी भीड़ का शांतिपूर्व संबोधन किया था, जिसमें रॉलेट एक्ट की भी आलोचना एक विषय थी। इसी दौरान महात्मा गांधी भी ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों से विचलित थे। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विषय में कहा था कि जो अभी हम भारतीयों ने इस कानून का विरोध नहीं किया तो हम कभी भी ब्रिटिश सरकार का विरोध नहीं कर पाएंगे और आगे चलकर यह कानून हमारे गले की फांस बन जाएगा। अब गांधी जी के सामने चुनौती यह थी कि वह किसी तरह लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि लोगों को बिना हिंसा के अपने विरोध दर्ज करना है, न कि हिंसात्मक क्रियाकलाप द्वारा। हालांकि वे गांधी थे, उनके लिए सब कठिन नहीं था, लेकिन इतना आसान भी नहीं था। उन्होंने लोगों से कहा कि हमारे जिन अधिकारों को ब्रिटिश सरकार दबाना चाहती है वो हमें किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि भगवान ने दिए हैं, और इसे दबाने का या इसका दमन करने का अधिकार हम किसी को नहीं दे सकते। देखिए अब समय बदल चुका है
और आज आपको गांधी जी के बारे में अनेक मुखर आलोचक सामान्य रूप से कुछ ना कुछ कहते मिल जाएंगे। आप जब ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि यह वही आजादी है जिसकी परिकल्पना गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, आजाद और नेहरू ने की थी। इसका जिक्र हंटर आयोग की रिपोर्ट में भी है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय तक पंजाब के लोगों ने गांधी को देखा तक नहीं था। वहां किसी भी धर्म के व्यक्ति से पूछने पर यही उत्तर सुनने को मिलता था कि गांधी इनके ईश्वर, गॉड, गुरु व अल्लाह आदि के ही रूप में हैं। गांधी ने पंजाब में अपनी इसी छवि का सदुपयोग करते हुए मुंबई से ही पूरे पंजाब में ऊर्जा का संचार करते हुए एक हिंसा रहित सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पंजाब के अमृतसर में क्या हालात थे। दरअसल क्रांतिकारी नेता सैफुद्दीन किचलू का अमृतसर के मुसलमानों के बीच एक गहरा प्रभाव था। ये कश्मीर से ताल्लुकात रखते थे और तात्कालिक अमृतसर के मुसलमानों का एक बड़ा तबका भी कश्मीर से ही आकर बसा हुआ था। आगे आपको स्वयं पता चलेगा कि उनका इस पूरे आंदोलन में कितना बड़ा महत्व था। फिलहाल हुआ यह कि गांधी के आह्वान पर 30 मार्च 1919 की हड़ताल या बंद आदि तो सफल रही, लेकिन 6 अप्रैल 1919 की तारीख का हड़ताल का आयोजन सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल व अन्य तथा अंग्रेज प्रशासन के बीच वार्ता के बाद रोक दिए जाने का समझौता हुआ था। यह वार्ता बस योजना बनाने तक सीमित रह गई और हुआ बिल्कुल इसका उलट। इस समझौते से बेखबर जनता सड़कों पर उतर आई और उसने संपूर्ण बंद के साथ एक व्यापक हड़ताल का आयोजन कर दिया, जिसमें लगभग सभी सक्रिय लोगों ने भाग लिया। आगे तारीख 9 अप्रैल सन 1919 को इसकी एकता रूपी पराकाष्ठा तब देखने को मिली जब अमृतसर के पंजाबियों की भीड़ या एक जुलूस का नेतृत्व एक मुस्लिम नेता कर रहे थे। यह प्रभावशाली इसलिए भी था कि गांधी, जिन्होंने आग प्रज्वलित की थी, सभी वर्ग, धर्म, संप्रदाय और समूह इत्यादि के नेता थे। उनकी वाणी आज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निकली बात की तरह सभी तक पहुंच जाया करती थी, भले ही उसकी गति धीमी ही थी तो क्या। अंग्रेजों को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रदर्शन करते इस घटना ने मानो भयभीत कर दिया था, क्योंकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही हिंदू मुस्लिम विभाजन का जो जतन उन्होंने कर रखा था वो पूरी तरीके से विफल होता दिख रहा था। यहां तक कि इनके प्रमुख नारों में, स्लोगनों में गांधी जी की जय तो हो ही रही थी, साथ ही किचलू और सत्यपाल की भी जय जयकार समान रूप से गूंज रही थी। इस भीड़ की ऊर्जा की चमक और गड़गड़ाहट से वहां का डिप्टी कमिश्नर जैसे कांप उठा और उसने ही गवर्नर माइकल ओ ड्वायर से विशेष आदेश लेकर अगले दिन यानी 10 अप्रैल सन 1919 को डॉक्टर किचलू, डॉक्टर सत्यपाल को अपने आवास पर बुला लिया और गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उसे लगा कि यही वो दोनों जननेता हैं, इस संपूर्ण घटनाक्रम की वो रीढ़ हैं जो बहुत हद तक सही भी था। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैलती चली जाती है और लगभग 40,000 के आसपास की भीड़ शहर के एडिशन पार्क में इकट्ठा होकर अपना विरोध करते हुए सतपाल और किचलू की रिहाई की मांग करने लगती है। आगे की योजना के तहत जब वे शहर की ओर बढ़ने लगे तो अंग्रेज अधिकारियों ने भीड़ पर गोली चलवा दी, जिनमें से कुछ 5 से 15-20 लोगों की मृत्यु हो जाने की बात कही जाती है। हालांकि उनकी संख्या अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग बताई जाती है। खैर, गोलाबारी के इस घटना का परिणाम वही हुआ जो आमतौर पर होना चाहिए था। भीड़ बेकाबू हो गई और उसने पूरे शहर में अनियंत्रित होकर दौड़ लगानी शुरू कर दी, जिसे जो जहां मिला आग लगाता, लूटता, तोड़ता फोड़ता और आगे बढ़ता चला जा रहा था। और इसी दौरान भी उसके नारे और उसके स्लोगन भी वही थे जिनका प्रयोग वो शुरू से करते चले आ रहे थे। ये सारी बातें ब्रिटिश पुलिस प्रशासन की CID रिपोर्ट में भी दर्ज की गई हैं। इसी भगदड़ के बीच एक ब्रिटिश महिला को भीड़ ने घेर लिया। कुछ अच्छे लोगों के प्रयासों से ही वह महिला किसी तरह बच पाई। बाद में इस बात की खबर जब जनरल डायर को पता चली, तब उसने द क्रॉलिंग ऑर्डर जारी कर दिया। इस ऑर्डर के अंतर्गत डॉयर ने आदेश दिया कि जिस सड़क पर वो महिला रहती है वहां से गुजरने वाले भारतीयों को अपने घुटने पर घिसटते हुए जाना होगा। यह भी अंग्रेजों की क्रूरता का एक अप्रतिम उदाहरण था। खैर, अब इससे और आगे बढ़ते हैं। स्थिति की भयावहता इतनी बढ़ गई थी कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माइकल ओ ड्वायर ने जालंधर के क्रूर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर को तत्काल कार्यवाही के लिए अमृतसर से बुला लिया, उसने सख्त निर्णय व सख्त रवैये के लिए अपने आप को प्रसिद्ध कर रखा था। जनरल डायर 11-12 अप्रैल की रात अमृतसर पहुंचा और 12 अप्रैल को अमृतसर में धारा 144 की उसने घोषणा कर दी।
आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जनरल डायर भारत में ही पला बड़ा था। उसे हिंदी, पंजाबी, पश्तो और कई अन्य भारतीय भाषाओं का भी ज्ञान था। शायद इसीलिए माइकल ओडायर ने उसे जालंधर से बुलाया था। धारा 144 के लागू कर देने के बाद से वह आश्वस्त हो गया था कि इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जनता पर सवार जुनून ने उन्हें पता तक नहीं चलने दिया कि धारा 144 की घोषणा की जा चुकी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह घोषणा ही गलत तरीके से की गई थी। इसी कारण लोग अपने अपने कृत्य में संलिप्त थे। 13 अप्रैल 1919 की सुबह बैसाखी के त्योहार के साथ आई। हड़ताल, आंदोलन और विद्रोह के बीच पंजाबी अपने त्योहार भी मना रहे थे। उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि किसी भी एक स्थान पर 3-4 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत नहीं है। वर्षों से चली आ रही रीत के अनुसार सभी सिख वैशाखी के इस अवसर पर दरबार साहिब में अपनी पूजा अर्चना, स्नान ध्यान कर रहे थे। वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित जलियांवाला बाग में वे आ जाते थे और अपना समय व्यतीत करते थे। इधर जनरल डायर इन सभी गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए था। उसे लगा कि यह सभी जानबूझकर किसी रणनीति के तहत एक जगह पर एकत्रित हो रहे हैं और प्रशासन के द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। अब यहां आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यदि डायर इसी संस्कृति के इर्द गिर्द पला बड़ा था तो उसे इस धार्मिक क्रियाकलाप की जानकारी होनी चाहिए थी। तो फिर उसे यह बात समझ क्यों नहीं आ रही थी? देखिए, आप भी इस पर यदि सामान्य विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि यह जनसंहार उसकी सोची समझी रणनीति का ही एक हिस्सा था। खैर, ये सब होते होते शाम हो चुकी थी और अब तक वहां करीब 15,000 से 20,000 लोग इकट्ठा हो चुके थे। हालांकि इसकी संख्या पर इतिहासकारों को अलग अलग मत है, फिर भी इसी बीच शाम को करीब 6 बजे के आसपास जनरल डायर एक अलग ही हाव भाव के साथ अपने गोरखा और बलूच सैनिक दस्तों के साथ प्रवेश करता है। न जाने किस अहम में खोए उस क्रूर और निर्दयी डायर ने बेखबर जनता पर लगभग 1650 राउंड की फायरिंग का आदेश दे दिया। जिस बंदूक का इस्तेमाल गोरखा और बलोच सैनिकों ने किया था वो थी .303 मार्क 6 एम्यूनिशन। उसके सैनिकों ने मानो बिना सांस लिए एक क्षण भी गंवाए बगैर अपनी सारी गोलियां खाली कर दी। इस अत्याचार को अंजाम देने के तुरंत बाद वह जनरल डायर अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए कैंटोनमेंट रामबाग की ओर वापस चला गया। वहां से उसने शहर में और शक्ति का आदेश जारी कर दिया। फायरिंग लगभग 10 मिनट तक चली। हालांकि कुछ लोग और कुछ स्थानों पर ऐसा दावा किया गया कि अब 20 मिनट तक चली। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या किशोर और क्या जवान, सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए उस छोटी सी चारदीवारी पर एक दूसरे को रौंदते हुए भागने लगे। बाहर निकलने के रास्ते को ना पाने पर माओ ने छोटे दुधमुहे बच्चों को चारदीवारी से बाहर फेंक दिया। इसके अलावा अपनी जान बचाने के लिए जब लोगों को कोई रास्ता नहीं मिला तो बाग में ही स्थित एक कुएं में कूदने के लिए, ताकि उन्हें गोलियां ना लगें, वे मजबूर हो गए। कुल मिलाकर उस दिन डायर जीता जागता मानव भक्षी बन गया था। ब्रिटिश सरकार ने अपनी आधिकारिक जांच में बताया कि फायरिंग में कुल 389 लोग मारे गए और कुल 1100 लोगों के घायल होने की बात कही गई, जबकि यही संख्या कांग्रेस ने 1500 के आसपास बताई थी तथा यहां के तत्कालीन सिविल सर्जन ने इस संख्या को 1526 के आसपास बताया था। हालांकि अन्य कई स्रोतों से विभिन्न प्रकार के नंबर देखने को मिलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेज सतर्क हो गए। उन्होंने पंजाब के कई जिलों में कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया तथा संभावित सभी लोगों को जेल में भर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस घटना के विरोध में सबसे पहले प्रतिक्रिया आई रविन्द्रनाथ टैगोर की। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। उन्होंने लिखा, मैं उस सरकार से कोई उपाधि नहीं ले सकता जिसने मेरे देशवासियों का रक्त बहाया हो। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी 1920 में अपनी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी, जो उन्हें 1915 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए किए गए सेवा कार्यों के लिए दी गई थी। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड को लिखे पत्र में कहा, मैं इस सम्मान को रखना अपने लिए और अपने देश के लिए अनुचित समझता हूं, जबकि सरकार ने पंजाब में निर्दोष लोगों पर हुए अत्याचारों को न केवल अनदेखा किया बल्कि उन्हें सही ठहराया। उन्होंने जलियांवाला बाग की घटना को राज्य प्रायोजित आतंक बताते हुए कहा कि जब सत्ता अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे तो सम्मान की माला उसके गले में डालना भी पाप है।
क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी नेताओं की ओर से आने वाले दबाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार को मजबूरन हंटर समिति का गठन करना पड़ा। इस कमेटी में शामिल एक भारतीय सदस्य सर चिमनलाल सीतलवाड़ भी शामिल थे। जब उन्होंने जनरल डायर से पूछा कि क्या उसे कोई अफसोस है, तो डायर ने बिना घबराए बताया, बिना किसी अफसोस के ठंडे स्वर में कहा, मेरा उद्देश्य तो लोगों को सबक सिखाना था। सीतलवाड़ की आंखों में उस दिन जलियांवाला बाग में मारे गए बच्चों की चीखें गूंज रही थीं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह कोई कार्यवाही नहीं थी, यह एक जनसंहार था। डायर का व्यवहार मानवता के विरुद्ध है, पाप है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि डायर ने जानबूझकर घायल लोगों को चिकित्सा सहायता नहीं दी थी। कितने ही लोग जो जख्मी थे पूरी रात वहीं पड़े रहे, बिना पानी, बिना दवा, बस मौत का इंतजार करते हुए। कई लोग तो बाग में बने कुएं में कूद गए। उस रोज वह कुआं भी मौत का कुआं बन चुका था ताकि गोलियों से बचा जा सके। लेकिन अफसोस, उस रिपोर्ट का अंत भी उतना ही क्रूर था जितना वह दिन। सरकार ने डायर को कोई सजा नहीं दी, वह चुपचाप ब्रिटेन लौट गया। हालांकि इंग्लैंड में हुआ इसके बिल्कुल उलट। वहां लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया, जहां उसे लगभग 42,000 पाउंड की आर्थिक सहायता की मदद भी की गई। साथ ही उसे सम्मानित भी किया गया और यह राशि उसे मिलने वाली सरकारी पेंशन से बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा जहां हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक प्रस्ताव पारित कर इस घटना की आलोचना की, वहीं हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसके कृत्य की भरपूर प्रशंसा की गई। लेकिन वहीं 8 जुलाई 1920 को हाउस ऑफ कॉमन्स में विंस्टन चर्चिल ने भी इस घटना की घनघोर आलोचना की और कहा कि इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट, अ मॉन्स्टर इवेंट, एन इवेंट विच स्टैंड्स इन सिंगुलर एंड सिनिस्टर आइसोलेशन। एक और व्यक्ति था जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और केसरी 2 में अक्षय ने इसी वकील की भूमिका का निर्वहन भी किया है। वो कोई और नहीं है बल्कि शंकरन नायर ही हैं, जिनके बारे में हमने पहले जाना कि उन्होंने कार्यकारी परिषद से अपना इस्तीफा दे दिया था और इन्हीं के इस्तीफे और भारत में बढ़ते विरोध के बाद ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन गठित किया था। नायर ने इस आयोग के सामने डायर और पंजाब के गवर्नर माइकल ओ'ड्वायर की क्रूरता को उजागर किया। हालांकि आयोग ने डायर को केवल नौकरी से हटाया, लेकिन उसे कोई गंभीर सजा नहीं दी। सर शंकरन नायर का 1934 में 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके प्रयासों के कारण ही ब्रिटिश सरकार को पंजाब में मार्शल लॉ हटाना पड़ा, प्रेस पर लगी पाबंदियां समाप्त हुईं और सबसे महत्वपूर्ण, माइकल ओ'ड्वायर की क्रूरता दुनिया के सामने आ सकी। एक लंबा समय बीत जाने के बाद 13 मार्च सन 1940 का दिन ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उस दिन उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रतिशोध के रूप में लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित एक सभा में माइकल ओ'ड्वायर की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। यह सभा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सेंट्रल एशियन सोसाइटी द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें ब्रिटिश शासन से जुड़े अनेक प्रभावशाली लोग उपस्थित थे। उधम सिंह कई वर्षों तक चुपचाप ब्रिटेन में रहे, खुद को एक किताब व्यापारी और इंजीनियर बताकर अपने आप को छिपाए रखा। उन्होंने वैध तरीके से रिवॉल्वर खरीदी और मौके की प्रतीक्षा करने लगे। जैसे ही सभा खत्म हुई, माइकल ओ'ड्वायर मंच पर बोलने के लिए आगे बढ़ा। उधम सिंह ने अपनी किताब में छुपा कर रखे पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां माइकल ओ'ड्वायर के सीने में दाग दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधम सिंह ने हत्या के बाद भागने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वहीं खड़े रहे, आत्मसमर्पण कर दिया। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा, मैंने उसे मारा, ये बदला था जलियांवाला बाग का। मेरे दिल में इसकी आग सालों से जल रही थी और यह दर्द भी सालों से था। अदालत में उन्होंने गर्व से स्वीकार किया कि उन्होंने यह हत्या जानबूझकर की, क्योंकि वह माइकल ओ'ड्वायर को जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी मानते थे। अदालत ने उन्हें हत्या का दोषी ठहराया और 31 जुलाई 1940 को पेंटन विलेज जेल लंदन में उन्हें फांसी दे दी गई। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।